हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। कमेंट बॉक्स में बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है। तुम भी मैच देख रहे हो? इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया। कौन जीतेगा? इंडिया। गुड इवनिंग अंकिता, गुड इवनिंग। मुझे लगा रात को है मैच। मुझे मुझे नहीं पता ये सब। व्हाट इज ओडीआई एंड क्या? हाँ जी, क्या पेपर कैसा हुआ? पेपर देने नहीं गए थे? कल तक जो पढ़ा था क्लियर है सब? कोई शक सवाल? कल कौन कौन नहीं आया था? क्यों भाई, कहाँ थे तुम लोग? क्या मैम? मन करता है तो आ जाओ, मन करता है तो मत आओ। कि आज नींद आ रही है तो क्या कहते हैं, आज सो जाते हैं। मेरे को तो रोज ही नींद आती है, मैं भी छोड़ छाड़ के क्लास सो जाती हूँ। क्लियर है? अभी तक कितना किया है? सेवेंटी नाइन को रीड कीजिए आप। 78 तक तो हम कर चुके थे। गुड इवनिंग अरुणिमा, गुड इवनिंग। फटाफट 79 को रीड कीजिए। चौका लग गया क्या? विकेट? अच्छा, कौन खेल रहा है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेल रही है। हाँ तो बस फिर देख लो, कोई बात नहीं। चलिए 79 को देखिए। 79 बात करता है वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मेडेसिटी ऑफ अ विमेन। 74 कह रहा था, और ये कह रहा है इंसल्ट। देखिए, whoever intending to insult the modesty of any woman utters any words, make any sound or gesture, or exhibits any object in any form intending that such word or sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen by such women, or intrudes upon the privacy of such women, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 3 years and also liable to fine। सिंपल सी बात कह रहा है। सबसे पहली बात तो समझ लेना, 74 और 79 दो अलग अलग चीज़ें हैं। 74 बात कर रहा है आउटरेजिंग दी मोडेसिटी, और 79 बात कर रहा है इंसल्टिंग दी मोडेसिटी।
किसी ने किसी गर्ल को देख के सीटी बजा दी, कुछ बातें कर ली, ठीक है ना, उसके बारे में कुछ बोल दिया, कोई साउंड जेस्चर ऐसा कर रहे हैं जो ऑब्सीन है, ठीक है ना, तो वो किस में फॉल करेगा? फॉर एग्जाम्पल, वेरी गुड इवनिंग पलक। फॉर एग्जाम्पल, अब आप मुझे बताओ, ए ने बी को स्लोली स्लोली कुछ कहा सी के बारे में, ए ने बी को स्लोली स्लोली कुछ कहा सी के बारे में, और सी वहां से जा रहा था या सी वहां से जा रही थी, एंड सी ने चुपके से वो बातें सुन ली, तो क्या यहाँ पर इंसल्टिंग मोडेसिटी हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये लोग वर्ड यूज कर रहे हैं क्या, कि कुछ ऐसा वर्ड जो सुनना जरूरी है। चुपके से सुन ली एक बात अलग है, ठीक है ना। अब बताओ, ए बी को जोर जोर से कुछ कहता है सी के बारे में और सी को सुन जाता है, तो यहाँ पर अब क्या हो गया? मोडेसिटी इंसल्ट हो गई। अब देखो, एक हमेशा ना बड़ा एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल जो कि पेपर्स में आता है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ए जो है ना वो बी के पीछे कैट वॉक कर रहा है, ए जो है बी के पीछे कैट वॉक कर रहा है, ठीक है, और ना वो जो कैट वॉक कर रहा है ना वो वल्गर जेस्चर्स के साथ कर रहा है। ए बी के पीछे कैट वॉक कर रहा है और वल्गर जेस्चर्स के साथ कर रहा है, और जब वो लेडी पीछे मुड़े तो वो स्टॉप हो जाए, जब लेडी पीछे मुड़े तो वो खड़ा हो जाए सीधा। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर मोडेसिटी इंसल्ट हो गई है? नहीं हुई है, नहीं हुई है। तो बस एग्जाम्पल लिख लो, क्योंकि वहां पर लिखा है दैट इट शुड बी हर्ड एंड सीन बाय दी विमेन, तो ना तो उसने सुना और ना उसने देखा। तो बस आप लिख लेना अपनी कॉपी में कि सुनना और देखना ज़रूरी है। किसी के पास कोई टॉफ़ी या च्युइंगम पड़ी है? देना मुझे। थैंक यू। चलिए 80 पे आ जाइए। अब 80 के लिए तो मुझे खड़ा ही होना पड़ेगा क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक बात का और ध्यान में रखो, 80 को रीड करो सबसे पहले। काफ़ी कुछ जो है मैं कल आपको 79 के बारे में कल बता ही चुकी हूँ। एट्टी को रीड कीजिए। प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 80। डाउरी डेथ, क्या आप जानते हैं कि पहले इसका क्या सेक्शन था? वेरी गुड, 304B।
देखिए, वेयर डेथ ऑफ अ विमेन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स, मार्क करते रहो, जहां पर डेथ कॉज हुई है कैसे, बर्न से, बॉडली इंजरी से, और अदरवाइज, या किसी और तरह से, देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो नहीं हुई है, विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज। एक बात लिख लो, 7 साल से एक दिन भी ऊपर हो गया तो वो डाउरी डेथ में फॉल नहीं करेगा। 7 साल से एक दिन भी ऊपर हो गया, 7 साल आज खत्म हो रहे हैं और कल डेथ हुई है तो वो डाउरी डेथ में नहीं करेगा, वो कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर में करेगा। और अब हम पढ़ रहे हैं ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। सात साल से एक भी दिन ऊपर हो गया तो वो इसमें फॉल नहीं करेगा। वो क्या कह रहे हैं, किसी विमेन की डेथ कॉज हुई है किसी बर्न से, किसी बॉडीली इंजरी से, या किसी भी और तरह से, पर वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो बिल्कुल नहीं हुई है, विद इन 7 years ऑफ मैरिज। 7 यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर प्रिलिम्स पर्पस। इट इज शोन दैट, सून को मार्क कर लो और इस सून को कभी मत भूलना। दैट सून बिफोर हर डेथ, डेथ होने से पहले, जस्ट पहले, शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी और हरासमेंट बाय हर हस्बैंड और एनी, शादी के विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, बॉडीली इंजरी होगी, बर्न हो गया, कुछ भी हो गया, मर गई है वो, ठीक है, और वो क्या कि जस्ट बिफोर हर डेथ, सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी, उसके साथ क्रुएलिटी हुआ है या हरासमेंट हुआ है, चाहे तो पति ने किया है या उसके रिलेटिव्स ने किया है, इन कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डाउरी, डाउरी की डिमांड के लिए। सच डेथ शैल बी कॉल्ड एज डाउरी डेथ एंड हर सच हस्बैंड और रिलेटिव शैल बी डीम टू हैव कॉज सच डेथ, मानेंगे कि उन्होंने डेथ कॉज किया है। अब देखो, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन डॉरी शैल मीन सेक्शन 2 ऑफ द प्रीलिम्स के लिए याद कर लेना। Whoever commits dowry death shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years, which may extend to imprisonment for life. अब आप एक बात को समझो, एक चीज हमेशा याद रखना, 80 में जो भी डेथ हो रही है, 80 में जो भी डेथ हो रही है वो डेथ हो रही है इन डिमांड ऑफ डाउरी। इस बात को याद रखना, उसको जलाया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, या वो मर गई है, या उसने सुसाइड कर लिया है, अदर सर्कमस्टांसेस तो ये भी हो सकते हैं, बट वो सब किस लिए होने चाहिए, मुझे याद दिलाना कि मेरे को इसकी डिक्टेशन देनी है। एक बात बताओ, लिव इन रिलेशनशिप का जो कपल होता है, अगर उसमें किसी की डेथ हो जाए और वो काफ़ी टाइम से रह रहे हो, तो उसमें ये डॉरी डेथ का प्रोविजन लगेगा? लिख लो, इफ देयर इज अ लिव इन रिलेशनशिप देन इट इज नॉट एप्लीकेबल। एक केस का नाम लिखो, रीमा अग्रवाल, रीमा अग्रवाल
versus Anupam and others. Versus Anupam and others. मैं इसको बहुत डिटेल में आपको लिखवाऊंगी, बट आप पहले एक चीज को समझना। मुझे बताओ, अपनी कॉपी में ड्रॉ करो, एक हस्बैंड और एक वाइफ है, H और W है। देयर इज वन H एंड देयर इज वन W। वन फाइन डे H जो है वो दूसरी शादी कर लेता है W1 से। कैसी मैरिज है? वॉइड मैरिज है, मानी नहीं जाएगी क्योंकि पहली मैरिज एग्जिस्ट कर रही है। अब कहानी को समझना, पहली बीवी जिंदा है, सब कुछ सही चल रहा है, मन में आया दूसरी शादी कर ली। W1 के साथ अब वो क्रुएलिटी कर रहा है, डॉरी मांग रहा है। H जो है वो W1 से क्रुएलिटी कर रहा है और डॉरी मांग रहा है। तो वो परेशान हो गई बेचारी बीवी, उसकी डेथ हो जाती है W1 की विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज। W1 की, वॉइड पहली वाइफ नहीं, दूसरी वाइफ। H और W मैरिड कपल है, पहली वाइफ का नाम W है, दूसरी वाइफ का नाम W1 है। हमें पता है कि W1 से जो शादी हुई है वो वॉइड मैरिज है। अब ये तो ही एक कहानी। दूसरी कहानी है कि वो W1 के साथ डाउरी करता है, डॉरी मांगता है, क्रुएलिटी करता है। तो विद इन 7 years ऑफ मैरिज W1 की क्या हो गई? डेथ हो गई। तो अब कहीं ना कहीं 304 कहीं ना कहीं 80 की कंडीशंस फुलफिल हो गई। सुन लो, मैरिज छोड़ दो, बाकी कंडीशंस फुलफिल हो गई। अब हस्बैंड ने कोर्ट में कंटेंट किया कि सेक्शन में लिखा है वर्ड हस्बैंड, लिखा है ना, मेरी और W1 की तो शादी वॉइड है, तो मैं उसका हस्बैंड कैसे हो गया? तो मुझ पर डाउरी डेथ नहीं लग सकता। तो कोर्ट ने कहा कि 304B या 80 वॉइड मैरिज के हस्बैंड पे भी लगेगा। और उसको इस केस में डाउरी डेथ के लिए लाइबल किया गया। कोर्ट ने कहा हम पर्पसिव इंटरप्रिटेशन यूज करके उसको भी लाइबल कर सकते हैं। तो डाउरी डेथ के लिए हस्बैंड कैन बी ऑफ वॉइड मैरिज एज वेल। हस्बैंड कैन बी ऑफ वॉइड मैरिज एज वेल। आपको सबको 498A पता है? कुछ पता है क्या होता है? फोर 498A का सेक्शन नंबर कौन सा है? एटी 85 पे आओ, फटाफट 85 पे आओ और समझना आप बात को। हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ ए विमेन सब्जेक्टिंग हर टू, प्लीज अंडरस्टैंड 80, 85, 86 को साथ लेके चलेंगे। डाउरी डेथ एंड वो आपको क्या कह रहा है कि सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी और हरासमेंट। देखो अब, हस्बैंड और रिलेटिव और हस्बैंड ऑफ ए विमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएलिटी, whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subject such women to a cruelty shall mark करो, be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। अगर हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स किसी फीमेल को क्रूएलिटी करते हैं तो उनको 3 साल की पनिशमेंट मिलेगी। अब देखो क्रूएलिटी को डिफाइन कैसे किया है। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 85 क्रूएलिटी मीन्स any
willful conduct which is of such a nature as is likely to drive the women to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health, whether mental or physical of the women. आपने एक फीमेल के साथ इतनी क्रुएलिटी कर दी कि अब जो है वो अपने आप को इतना ज़्यादा प्रताड़ित महसूस कर रही है कि या तो वो सुसाइड कर रही है या वो अपने आप को इतना ग्रेव डेंजर कर रही है, साथ में कुछ उसकी लिम्ब हेल्थ किसी को भी वो हार्म कर रही है. Harassment of the women where such harassment is with a view to coercing her, any person related her to meet any unlawful demand for any property for valuable security or is in account or failure by her, any person related to meet such demand. कुछ समझ में आया कि ये किससे रिलेट कर रहा है? डाउरी डेथ से. डाउरी डेथ से वो आपको कह रहा है सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी और हरासमेंट, और आपको क्रुएलिटी की डेफिनेशन में ही बेटा क्रुएलिटी और हरासमेंट दोनों बता दिए गए हैं. और अब ये बी पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऊपर वाले में तो कह रहे हैं कि उसके साथ क्रुएलिटी हुई कि भाई आपने इतनी क्रुएलिटी कर दी कि उसने अपने आप को हार्म कॉज कर लिया, सुसाइड कर लिया, लाइफ लिम को जो है वो डेंजर कॉज कर दिया. बी कह रहे हैं कि आपने उसके साथ इतनी हरासमेंट करी, आपने उसको इतना कोर्स किया, आपने उसको इतना पोक किया, और ना किस लिए किया कि वो आपकी अनलॉफुल डिमांड पूरी करे जो कि डाउरी से रिलेटेड है. आपने कहा जाओ सोना लेकर आओ, चांदी लेकर आओ, गाड़ी खरीद कर लेकर आओ, वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेकर आओ, और अब आपके घर वाले या आप उसको पूरा नहीं कर पाए तो क्या हुआ, उसको हरास किया. यही कह रहे हैं वो बी पॉइंट. तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि हम 80, 85 और 86 को साथ पढ़ सकते हैं? Yes, ma'am. हम इसको साथ पढ़ सकते हैं. यू नो 306 कौन सा है? You know what is 306? अब 306 क्या हो गया है बताइए. देखिए 306 अब क्या हो गया है. हाँ 108 पे आओ. कम टू 108, क्योंकि मैं किसी कारणवश आपको ये चीज समझा रही हूँ. Abetment of suicide. If any person commits suicide who abets the commission of such suicide shall be punished with imprisonment for a description extend to 10 years this. अब आपने किसी को इतना हरास किया, इतना क्रुएलिटी की कि उसने क्या कर लिया, तो कहीं ना कहीं इसमें भी फॉल करेगा कि आपने किसी को इतना बेट कर दिया कि भी सामने वाले ने सुसाइड कमिट कर लिया. तो अब आपके सामने ना 4 सेक्शन है, 80, 85, 86 एंड 108. बात समझ में आ गई आपको? अब आप कहानी को ऐसे समझो बड़ी आराम से. एक लेडी जो है, स्टोरी को समझना, आपको इसकी आंसर राइटिंग करनी है और चाहो तो फैक्ट्स लिख सकते हो. अ लेडी डाइज इनसाइड द इन-लॉज हाउस. मैं इसकी आंसर राइटिंग कराऊंगी, आप मेरे को आंसर कल इसका लिख कर देंगे. अ लेडी डाइज इनसाइड द इन-लॉज हाउस. एक लेडी अपने इन-लॉज के हाउस में मर गई. एट द टाइम ऑफ हर डेथ, प्लीज अंडरस्टैंड, आई वॉन्ट यू पीपल टू राइट द आंसर. At the time of her death, only 3 people were inside the house. Her husband, her mother-in-law and her father-in-law. She was sleeping in a room with her mother-in-law in the night. She was sleeping in a room with her mother-in-law in the night, and the room was locked from inside. Her husband was sleeping on the terrace, and father-in-law was sleeping in the another room. And father-in-law was sleeping in the another room. Full stop.
She was killed by burning. She was killed by burning when the neighbors heard the shrieks of the lady, the voice of the lady. She was killed by burning when the neighbors heard the shrieks of the lady. Full stop. They knocked at the door. They knocked at the door. But it took a time for father-in-law. But it took a time for father-in-law to open the door. The neighbor saw the lady burning in the courtyard. The neighbor saw the lady burning in the courtyard. And the husband was trying to extinguish the fire. And the husband was trying to extinguish the fire by putting a blanket on her. By putting a blanket on her. Mother-in-law was upstairs. Comma. Cane of kerosene was found in the courtyard. Cane of kerosene was found in the courtyard. A wet matchbox was also found. A wet matchbox was also found. Full stop. The husband along with the neighbors. The husband along with the neighbors took the lady to the hospital and made all efforts to save her. Husband burnt his hands. Husband burnt his hands while saving the lady. Write down. The lady before death made a dying declaration. आपने dying declaration पढ़ लिया है? The lady before death made a dying declaration in which she stated that she was sleeping with the mother-in-law and all of a sudden someone put a blanket on her and all of a sudden someone put a blanket on her and two people dragged her downstairs and two people dragged her downstairs and thereafter in the courtyard and they put kerosene upon her
and lighted her to fire. And lighted her to fire. बेसिक इंग्लिश बोल रही हूँ, समझ आ रही है ना? She also said that her husband comes. She also said that her husband comes and try to save her. And also that her husband was sleeping on terrace. And she was sleeping with her mother-in-law in the room. And she was sleeping with her mother-in-law in the room, and room was locked from inside. Decide liability of husband, father-in-law, mother-in-law. स्टार बना के बातें लिख लो. 2 months before death of the victim, 2 months before death of the victim, comma, victim had written letters to her parents. Victim has written letter to her parents that she was being tortured. That she was being tortured for dowry demand. She was being tortured for dowry demand by her father-in-law and mother-in-law. She died in the 5th year of her marriage. She died in the 5th year of her marriage. एविडेंस एक्ट का 113 भी अब क्या हो गया है? देख के बताओ मुझे. हम्म 1118 ना. हाँ, कर लिया आप लोगों ने ये? एक बार खोलो. 113B मतलब जो अब 118 हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का. That soon before her death she was subjected to cruelty for dowry, unnatural death. Death happened within 7 years of her marriage. तो कोर्ट क्या करेगा? लिख लोगे इसको रिलेट करके? कल मुझे कौन कौन आंसर दिखाएगा? लिख के लेके आओगे, ठीक है? फिर मैं इसका आंसर डिक्टेट कराऊंगी. चलो डाउरी में और कुछ डिक्टेट नहीं कराना है. दिस इज फाइन. सून बिफोर के आगे लिख लेना इमीडिएटली बिफोर. लिखो थोड़ा सा. The burden of proving dowry cruelty
या ऐसे लिखो, ठीक है. द बर्डन ऑफ प्रूविंग डाउरी क्रुएलिटी would lie upon the prosecution and if it has proved cruelty for the demand of money, and if it has proved cruelty for the demand of money or valuable security or valuable security, and if the conditions of section 2 of Dowry Prohibition Act and if the conditions of section 2 of Dowry Prohibition Act are fulfilled, it will amount to dowry cruelty. The burden of proof to rebut that charge, the burden of proof to rebut that charge would lie upon the defense, matlab accused, would lie upon the defense, upon the accused. Write down, the defense can prove that cruelty was for demand of money. The defense can prove that cruelty was for demand of money or property, but it was not in connection with the marriage. And in that case, it will not be dowry cruelty. And charge of section 80 will fail. And charge of section 80 will fail. अगर वो प्रूव कर देता है कि मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में मांगी गई है तो डाउरी डेथ है, और अगर मैरिज से अलग किसी कॉन्टेक्स्ट में मांगी गई है तो वो डाउरी नहीं है. एक बात लिखो, एक बात बताओ मुझे, क्वेश्चन लिखो. Is it essential for section 80? Is it essential for the charge of section 80? It is essential for the charge of section 80 of Bharatiya Nyaya Sanhita that the charge of murder or culpable homicide should be successful. That the charge of murder or culpable homicide should be successful. बताइए. नो, लिखो नो. Unlike section 299 and 300, it is not needed to prove that
It is not needed to prove that accused by his act. It is not needed to prove that accused by his act caused the death of the victim. Caused the death of the victim. Section 304B raises a presumption of causation of death. सेक्शन 304B ब्रैकेट में कर लेना, सेक्शन 80 ऑफ भारतीय न्याय संहिता raises a presumption of causation of death and the purpose is to curb the mischief या meanness, MENACE, meanness, meanness मतलब danger, threat of dowry. तो अगर मान लो 299 या 300 का चार्ज फेल भी हो जाता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर 304B की कंडीशंस फुलफिल हैं तो 304B का चार्ज प्रिवेल कर सकता है. 299 300 की ज़रूरी नहीं है. इस बात को आप ध्यान में रखना. चलिए अब आगे आइए. 85 86 हम कर चुके हैं. 81 पे आइए अब आप. कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय अ मैन deceitfully inducing belief of a lawful marriage. Every man who by deceit means causes any woman who is not lawfully married to him believe that she is lawfully married to him and to cohabit. Cohabit का मतलब होता है साथ में रहना. And to cohabit or have sexual intercourse with him in that belief shall be punished with imprisonment of either description for a term which 10 years and also be liable to fine. लॉफुली मैरिड नहीं है पर उसको विश्वास दिला रहा है कि मैं तुम्हारा क्या हूँ, कि तुम्हारी मेरी लॉफुल मैरिज हुई है. ठीक है ना, कि तुम्हारी मेरी लॉफुल मैरिज हुई है. आपने एक फीमेल को कहा, वो भोली भाली है, कि अरे तुम मेरे साथ रहना शुरू करो, क्या कहते हैं, हमारी बचपन में शादी हुई थी. तो आपने डिसेप्शन किया है, आपने उसको यकीन दिलाने की कोशिश की है. ठीक है ना. तो बस वो यही कह रहे हैं यहाँ पे कि आप उसके साथ रहने लग गए और अब मेन सेक्शन में उसको बता रहे हैं कि आपने उसके साथ 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 रहते रहते क्या कर लिया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कर लिया है. क्लियर. चलिए 82 पे आइए. मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ. इसके आगे बड़ा बड़ा लिख लो, बाइगैमी. बाइगैमी. Whoever having a husband or wife living, जिसका भी हस्बैंड वाइफ अभी जी रहा है, मैरिज इन एनी केस ऑफ विच मैरिज इज वॉइड. हस्बैंड वाइफ अभी जिंदा है, दूसरी शादी कर ली है, by reason of his taking place during the life of such husband shall be punished with imprisonment for a term this 7 years and shall also be liable to fine. आपके हस्बैंड वाइफ जिंदा हैं, मैरिज है, आपने दूसरी शादी कर ली है, तो वो दूसरी मैरिज क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी. वो क्या हो जाएगी. अब आ जाओ एक्सेप्शन पे. Subsection does not extend to any person whose marriage with such husband or wife has been declared void by a court of a competent jurisdiction. पहली शादी कैसी हो गई है, void हो गई है, तो जो दूसरी शादी की है वो अब valid हो जाएगी. या फिर not to any person who contracts a marriage during the life of a former husband or wife. अब आपका एक husband wife में से कोई एक क्या हो चुका है, expire हो चुका है. If such husband or wife at the time of the subsequent marriage shall have been continually absent from such space of 7 years, या तो है नहीं या फिर वो continuously absent है, कब तक, 7 साल तक आपको कोई पता ही नहीं है, तो अब आप दूसरी शादी कर सकते हो. And shall not have been heard by any such person being alive with that time. और किसी से पता भी नहीं चल पा रहा कि आप जिंदा हो, किसी से पता भी नहीं चल पा रहा कि आप जिंदा हो. ठीक है. अब देखो
provided the person contracting such subsequent marriage shall, before such marriage takes place, inform the person with whom such marriage is contracted of real state of facts and within his or her knowledge. अब क्या हो रहा है, ये आपको एक सिंपल सी बात कह रहा है कि या तो जो है क्या हुआ है कि आपकी जो पहली मैरिज हुई है उसको कॉम्पिटेंट कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, या फिर अब वो डेड हो गया है या 7 साल से उसका अता पता नहीं है, तो अब आप दूसरी शादी कर सकते हो, आपकी मैरिज वैलिड कहलाएगी, सब्सिक्वेंट मैरिज कर सकते हो। बट अगर वो आदमी आपके आसपास है तो अब आपको उसको इन्फॉर्म करना चाहिए और इन्फॉर्म करने के बाद शादी कर लेनी चाहिए, उसकी नॉलेज में आ जाना चाहिए। Whoever commits the offence under subsection 1 having concealed from the person with whom subsequent marriage is contracted the fact of the former marriage shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years or shall liable to fine. बस अब आपने क्या किया है, बताओ क्या किया है? उसको बताया नहीं है कि मैं ऑलरेडी क्या हूँ, मैरिड हूँ, तो अब आपको सज़ा हो जाएगी 10 साल की एंड यू विल बी ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। बस छोटी सी बात है, और क्या बात है, यही बात आपने समझनी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि एच क्या छुपाना भी, हाँ बिना बताए कहाँ लिखा है? आपने उसको पहले वाले में क्या किया है, मैरिज कर लिया है, अभी वो है, और इधर आपने उससे क्या किया है, कंसील किया है, उसको बताया भी नहीं है, छुपाया है। देखो एच और डब्ल्यू जो है उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली, हिंदू लॉ पढ़ चुके हो ना, एच और डब्ल्यू दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली, पर ना वो लोग सपिंडाज हैं। व्हाट इज सपिंडाज? ठीक है, अब कॉपी में लिखो इस एग्जाम्पल को, एच और डब्ल्यू ने शादी कर ली पर वो दोनों सपिंडा हैं। अब एक दिन एच ने W1 से शादी कर ली, अब ना W ने ना एच पे केस फाइल कर दिया कि बाईगैमी कर रहे हो तुम मेरे साथ, तो लॉयर ने कोर्ट में डिक्लेरेटरी डिग्री के लिए सूट फाइल कर दिया कि डिक्लेयर की जाए कि जो मैरिज है वो क्या है, वॉइड है। समझ में आ गई बात? तो पर एक दूसरा सूट और फाइल हो गया कि इसने जो है वो क्या कमिट किया है, बाईगैमी कमिट किया है। तो अब एच और W1 की मैरिज टेक्निकली देखा जाए तो क्या होगी, वैलिड होगी, क्योंकि W के साथ मैरिज क्या थी, वॉइड थी, सपिंडा मैरिज तो नहीं कर सकते ना, ठीक है ना। तो पर डिक्लेरेशन जो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट करेगी वो ज़रूरी है विद रिस्पेक्ट टू वॉइडनेस ऑफ मैरिज, तो उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है, बट स्टिल हमारी जो एच और W1 के साथ शादी है वो क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी, क्योंकि सपिंडा के साथ शादी नहीं हो सकती। मुस्लिम लॉ भी पढ़ लिया है आपने, सपिंडा नहीं पता आपको? कोई इनको नॉर्मल नॉर्मल लैंग्वेज में सपिंडा का मतलब बताओ। ठीक है, क्योंकि हम उन्हें क्या मानते हैं, हम उन्हें अपना ब्लड रिलेटिव मानते हैं। आओ अब आप आ जाओ आगे 83 पे, मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज। शादी को जो किया है उसका तरीका गलत है। Whoever dishonestly or with fraudulent intention goes through the ceremony of being married knowing that he is not thereby lawfully married shall be punished with imprisonment of either description which may extend to
आपने मैरिज की जो सेरेमनी करी है वो आपने कैसे करी है? फ्रॉडुलेंटली करी है, डिसऑनेस्टली करी है। समझ में आ गई बात? और अगर मैं बात करूं 81 की, तो 81 आपको क्या कह रहा था कि आपने उसको क्या किया है? इंड्यूस किया है कि तुम्हारी मेरी लॉफुल मैरिज हो गई है। और यहाँ पे आपने क्या किया है? शादी ही गलत तरीके से की है। आओ, अब आप आओ 84 पे। एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड विमेन। अब आप जो है ना एक विमेन को जो है वो उठा के ले जा रहे हो, डिटेन कर रहे हो, किस इंटेंशन से कि वो आपसे क्या कर ले? नहीं, एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड विमेन, एक मैरिड विमेन को लेकर जा रहे हो आप। Whoever takes or entices away any woman who is and whom he knows or reason to believe to be the wife of any other man, हमें पता है कि वो किसी और की वाइफ है, with intent that she may have illicit intercourse with any person, वो और वो पर्सन चाहते हैं कि उसके साथ वो क्या कर ले? illicit intercourse कर ले। कंसील कर लेता है, उसको डिटेन कर लेता है, तो क्या पनिशमेंट मिलेगी? 2 years। बस इतनी सी बात है। मैरिड फीमेल को जो है वो क्या कर रहा है? टेक अवे कर रहा है। 85 we have done, 86 we have done। केसेस इसमें कुछ ऐसे खास इंपॉर्टेंट है नहीं। कम टू 87। कम टू 87। किडनैपिंग और abducting और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज एक्सेट्रा। पढ़ो इसे। रीड इट। कौन बताएगा मुझे कि इसमें क्या लिखा है? हम्म। उसको कंपेल कर सके कि तुम्हें शादी करनी है। बिल्कुल ठीक बात है। देखो, whoever kidnaps or abducts any women with intent that she may be compelled or knowing it to be likely that she will be compelled to marry any person against her will, or in order that she may be forced or seduced to have illicit intercourse, or knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit, shall be punished with for a term which may extend to 10 years and shall be liable to fine. And whoever by means of criminal intimidation as defined in this संहिता, अभी आ गया हम पढ़ेंगे, or abuse of authority or any other method of compulsion induces any woman to go from one place with intent that she may be knowing that she is likely to be forced and seduced, this shall be punished as aforesaid। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि वो यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात कह रहे हैं, किसी फीमेल को किडनैप एबडक्ट किया गया है, किस पर्पज से? कि उसके साथ या तो शादी कर लो या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लो। उसकी कंसेंट के अगेंस्ट, उसकी विल के अगेंस्ट आप उसे फोर्स कर रहे हो, ठीक है, और उसको सेड्यूस कर रहे हो। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि या फिर बाय वे ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, कोई जो है ना अपनी अथॉरिटी को अब्यूज़ कर रहा है और उसको कंपल्शन कर रहा है कि वो उसे इंड्यूस कर रहा है कि उसके साथ वो क्या कर सके? सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सके। तो इसी तरह से वो लाइबल होगा, जो कि क्या दिया हुआ है? 10 years दिया हुआ है ना, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। बस और कुछ नहीं वो कह रहा।
सिंपल सी बात कह रहे हैं। और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब एक बार आप सबसे पहले इसके इंडेक्स पे आ जाओ। सबसे पहले आप इसके इंडेक्स पे आओ। देखिए, चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 हो चुका है, चैप्टर 3 हो चुका है, पूरा का पूरा चैप्टर 4 हो चुका है, चैप्टर 5 जो है वो हमने कर लिया है कहाँ तक, 87 तक। और जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पता चल भी गया होगा, ठीक है। अब हम करेंगे कॉजिंग मिसकैरेज और उसके बाद हम करेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड। तो मुझे लगता है कि मिसकैरेज और ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड हमारा कल ख़त्म हो जाएगा। अगर कल ये ख़त्म हो जाते हैं तो हम कल से ही जो है वो क्या शुरू करेंगे, ऑफेंसेस अफेक्टिंग दी ह्यूमन बॉडी। और मैं आपको फिर एक बात बता देती हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो ये है ना, आप अपनी कॉपी में मार्क करो, ऑफेंसेस अगेंस्ट दी स्टेट, चैप्टर नंबर 7। आपको इसे खुद रीड करना है, सेल्फ स्टडी, मार्क कर लो। आपको चैप्टर 7 खुद करना है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। चैप्टर नंबर 8 भी खुद करना है, आर्मी नेवी एयरफोर्स। चैप्टर नंबर 9 भी खुद ही करना है, सेल्फ स्टडी। चैप्टर नंबर 10 का भी आपको सेल्फ स्टडी करना है। 11 में आपको कराऊंगी, 12 की भी आपको खुद ही सेल्फ स्टडी करनी है। आगे जैसे जैसे हम चलेंगे हम देखेंगे। तो अभी के लिए हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो कल शुरू हो जाएगा, चैप्टर 6, ठीक है। अब जो है आप मिसकैरेज वाले सेक्शन निकाल लो। इनमें मुझे आपको कुछ नहीं पढ़ाना, आप अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ोगे, आपके लिए वही सफिशिएंट है। अगर आप अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे तो आपके लिए वही सफिशिएंट है। चलिए 88 पे आ जाइए। मैं आपको फिर बता रही हूँ, मिसकैरेज के 3 सेक्शन है, 88, 89, 90। मिसकैरेज के 3 सेक्शन है, 88, 89, 90। बहुत ध्यान से आप इसे पढ़ेंगे। कॉजिंग मिसकैरेज, whoever voluntarily causing a woman with child to miscarry। विमेन यहाँ पर क्या कर रही है, वॉलंटरली जो है वो कर रही है। कोई वॉलंटरली एक विमेन के चाइल्ड को जो है वो क्या कर रहा है, मिसकैरी कर रहा है। इफ सच मिसकैरेज बी नॉट कॉज इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ ए विमेन। और ये जो मिसकैरेज किया जा रहा है, विमेन की लाइफ को सेव करने के लिए नहीं किया जा रहा। देखो, अगर विमेन की लाइफ को सेव करने के लिए मिसकैरेज किया होता है तो वो अलाउड होता है, बट यहाँ पर वो मिसकैरेज विमेन की लाइफ को सेव करने के लिए नहीं किया जा रहा। तो कितने टाइम की पनिशमेंट मिलेगी, 3 years एंड विद फाइन। कहते हैं इफ़ द विमेन बी क्विक विद चाइल्ड, अगर वह विमेन जो है दैट विल बी क्विक विद चाइल्ड, तो वो कितने टाइम के लिए पनिशेबल होगी, 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि क्विक विद चाइल्ड का क्या मतलब होता है, बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्विक विद चाइल्ड? क्विक विद चाइल्ड का मतलब होता है जब बच्चे ने अपनी सांसें डेवलप कर ली हो और वो जो है क्या कहते हैं, मूवमेंट कर सकता हो, दैट इज क्विक विद चाइल्ड। यहाँ पे विमेन भी लाइबल हो सकती है। पता है मैं क्यों कह रही हूँ,
ये विमेन लाइबल हो सकती है, क्योंकि इसके इमीडिएट बाद दूसरा सेक्शन कहता है कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट विमेन्स कंसेंट। इसका मतलब ऊपर वाले में विमेन ने कंसेंट दे दी होगी, तो आप बस इसमें लिख लो 88 इज टॉकिंग अबाउट कॉजिंग मिसकैरेज विद द कंसेंट ऑफ विमेन। और ये मिसकैरेज उसकी जान बचाने के लिए नहीं किया जा रहा, ये मिसकैरेज किसी और कारण से किया जा रहा है। अब आप आ जाओ 89 पे, कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट विमेन्स कंसेंट। बिना विमेन की कंसेंट के जो है वो क्या किया जा रहा है, मिसकैरेज किया जा रहा है। हुएवर कमिट्स द ऑफेंस अंडर सेक्शन 88 without the consent of the women, whether the woman is quick with the child or not, shall be punished with imprisonment for life and which may extend to 10 years and this। और इनमें से कभी पेपर में क्वेश्चन आता नहीं है, मैं पहले बता देती हूँ आपको। अब देखो, डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। आपका इंटेंशन किस चीज का था, पर हो क्या गया, डेथ हो गई। आपकी इंटेंशन थी मिसकैरेज करने की, पर हो गई डेथ। Whoever with intent to cause miscarriage of a woman with child does an act which causes the death of such women। आपका इंटेंशन तो मिसकैरेज करने का था, पर अनफॉर्चुनेटली हो गई डेथ, तो यू विल बी लाइबल विद 10 years एंड फाइन एंड बोथ। चलिए, where the act referred to in subsection 1 is done without the consent of the women shall be punishable with imprisonment for life and this। ऊपर वाले में तो उसने क्या दे दी, उसने मिसकैरेज की कंसेंट दी होगी पर डेथ हो गई। नीचे वाले में आपने मिसकैरेज किया है विदाउट दी कंसेंट और अब क्या हो गई है, डेथ हो गई है। राइट, पढ़ लो, इट इज नॉट एसेंशियल टू दिस ऑफेंस दैट द ऑफेंडर शुड नो दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। जरूरी नहीं है कि ऑफेंडर को पता हो कि डेथ हो जाएगी। चलो 91 पे आओ। एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और कॉज इट टू डाई आफ्टर बर्थ। अब आप क्या कह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिससे या तो आप प्रिवेंट कर रहे हैं कि चाइल्ड जिंदा पैदा हो, या आप प्रिवेंट कर रहे हैं कि चाइल्ड जो है जब बॉर्न हो जाए इमीडिएटली उसकी क्या हो जाए, डेथ हो जाए। हुएवर before the birth of any child does any act with the intention thereby preventing that child being born alive or causing it to die after its birth does by such act prevent that child from being born alive or causes it to die after its birth। तो और वो आपने किस में नहीं किया, गुड फेथ में नहीं किया, फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द मदर। मतलब आपने चाहे तो प्रिवेंट करा कि बच्चा जिंदा पैदा ना हो, या आपने कुछ ऐसा काम करा कि बच्चा पैदा होते ही मर जाए, पर वो आपने मदर की बेनिफिट के लिए नहीं किया, उसकी हेल्थ के लिए नहीं किया, तो अब आपको कितनी पनिशमेंट हो जाएगी, 10 years एंड फाइन। अब आप 92 पे आओ। कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्विक अनबॉर्न चाइल्ड की क्या कर रहे हो, डेथ कॉज कर रहे हो, और वो अब क्या माना जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड। हुएवर डज एनी एक्ट अंडर सच सर्कमस्टांस दैट इफ ही देयरबाय कॉज डेथ ही वुड गिल्टी ऑफ culpable homicide and does by such act cause the death of quick unborn child shall be punished with imprisonment for a term 10 years and shall also be liable to fine। एक बार इसकी illustration पढ़ना। A knowing that he is likely to cause death of a pregnant woman, A को पता था कि वो क्या कर देगा, pregnant women की death cause कर देगा। does an act if it cause the death of the women। अब अगर वो कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे क्या हो जाती है, विमेन की डेथ हो जाती है, तो वो क्या माना जाएगा, culpable homicide। women is injured but does not die but the death of an unborn quick child with which she is pregnant is thereby caused। अब यहाँ पे women की डेथ नहीं हुई, women इंजर हुई, पर उस unborn quick child की जो है वो डेथ हो गई है। A is guilty of the offence defined in this section। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आपको पता था कि अगर आप कुछ ऐसा करोगे तो डेथ कॉज हो जाएगी, तभी आपका हमने किस में डाला था, कल्पेबल होमिसाइड में। और मैं आपको एक चीज़ बड़ी प्यार से समझाती हूँ कि जब भी कभी हम अनबॉर्न चाइल्ड की बात करते हैं तो उस जगह पे कभी भी कल्पेबल होमिसाइड नहीं लगता है, कभी भी कल्पेबल होमिसाइड नहीं लगता। ये अकेला एक ऐसा एक्सेप्शन है जहाँ पर आपको पता था कि अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो क्या हो जाएगा, सामने वाले की डेथ हो जाएगी, इसीलिए आपकी एक्ट जो है वो क्या हुई है, कल्पेबल होमिसाइड।
और जब हम कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पढ़ेंगे तो हम बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे। अब आ जाओ 93 पे। छोटे छोटे हैं, इनमें से कभी क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो इसे ख़त्म कर लेते हैं, फिर ह्यूमन बॉडी कल शुरू करेंगे। देन ह्यूमन बॉडी विल स्टार्ट। या मैं सोच रही हूँ पहले ना मैं तुम्हें बीच के छोटे छोटे करा दूँ। चलो कल देखते हैं। पढ़ो इतने तुम। चलिए। कहते हैं एक्सपोजर एंड अबेंडनमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज बाय पेरेंट और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट। क्या कह रहा है वो एक सिंपल सी बात कह रहा है कि आपने एक चाइल्ड को एक्सपोज कर दिया है, अबंडन कर दिया है, जो कि कितने से कम है, 12 ईयर से कम है, और वो किसने किया है, पेरेंट ने या कोई ऐसा जो कि उस बच्चे का, ये यहाँ पे ये बात कर रहा है जब किसी की इंटेंशन होली अबंडन करने की है, होली अबंडन करने की है। हुएवर बीइंग द फादर और मदर ऑफ अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 12 ईयर्स ऑफ हैविंग केयर ऑफ सच चाइल्ड शैल एक्सपोज और लीव सच चाइल्ड इन अ प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ होली अबंडनिंग द चाइल्ड। पूरा का पूरा आपकी पूरी इच्छा है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स और विद बोथ। आपकी इंटेंशन है होली अबंडन करने की, भी हमें इसे अपने पास रखना ही नहीं है, इसे हटाओ। This section is not intended to prevent the trial of the offender for murder or culpable homicide as the case may be if the child die in consequence of the exposure। क्या कह रहा है ये, exposure is equal to abandonment। exposure is equal to abandonment। वो यहाँ पे आपको एक बहुत छोटी सी बात कह रहा है, और वो आपको छोटी सी बात ये कह रहा है कि आपने किसी चाइल्ड को एक्सपोज कर दिया, अबंडन कर दिया, जो कि 12 साल से कम है, और वो अपने पेरेंट या पर्सन जो कि उसकी केयर करता है उसकी पास है, तो हम मान लेंगे कि जब उसने उसको एक्सपोज कर दिया, अबंडन कर दिया है, तो आपने होली अबंडन कर दिया है। हम कह रहे हैं इस सेक्शन में, ये सेक्शन, दिस सेक्शन इज नॉट इंटेंडेड टू प्रिवेंट द ट्रायल ऑफ द ऑफेंडर। ये एक ऑफेंडर के ट्रायल को प्रिवेंट नहीं करता है फॉर मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड। मतलब उस पर किसका चार्ज लगाया जा सकता है, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का, अगर अबंडन के कॉन्सिक्वेंस में उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। 12 साल से कम के बच्चों को लेट सपोज आप रोड पे छोड़ा है और वो कहीं जा रहा है, उसने किसी ने उसको टक्कर मार दी, तो अब ऑफेंडर पर क्या हो सकता है, और मर्डर का चार्ज लग सकता है जो उसको छोड़कर गया है उस पर। ठीक है, चलिए आगे आइए। बेसिकली वो आपको ये कह रहा है कि अगर जो आपने अबंडन, जिस आदमी ने उसको अबंडन किया है, या जिस मदर ने या फादर ने, या जो जिस पर्सन की कस्टडी में वो है, अगर उसने उसको अबंडन किया है और उस अबंडन के प्रोसेस में उसकी डेथ कॉज हो गई है, तो अब वो खाली इस सेक्शन के लिए लायबल नहीं होगा, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज भी उस पर लग सकता है। आ जाओ, कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। देखो क्या कह रहा है वो आपको, whoever by secretly buying or burying or otherwise disposing of the dead body of a child, whether the child die before or after or during his birth, intentionally conceals or endeavors मतलब efforts to conceal the birth of such child shall be punished with imprisonment for either description which may extend to 2 years or with both। बस वो ये कह रहे हैं कि आपने किसी चाइल्ड को जो है वो या तो पहले मरा हुआ था या प्रोसेस में मर गया या उसके बाद मरा, आप उसके बर्थ को क्या करना चाह रहे हो, कंसील करना चाह रहे हो। कंसील का मतलब क्या होता है, छुपाना चाह रहे हो, और आप ऐसे काम कर रहे हो, ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हो कि जिससे आप उस चीज़ को छुपा पाओ, बस। और अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो 95 अब हमारा आया है, दिस 95, ठीक है। पहली बात तो मैं बता देती हूँ कि पहले मिस कैरेज के बाद जो ये वाले कंसीलमेंट वाले थे वो यहीं तक थे। अभी हम ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने चाइल्ड के अगेंस्ट ऑफेंसेस सारे इधर इकट्ठे कर दिए हैं। तो 95 जो है, ऐसा कोई प्रोविजन बच्चे पहले नहीं था। हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस, दिस इज अ न्यू प्रोविजन।
दिस इज अ न्यू प्रोविजन। जब कभी भी कोई हायर करता है, एम्प्लॉय करता है, एंगेज करता है, तीनों वर्ड याद कर लेना, हायर, एम्प्लॉय और एंगेज एनी चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस शैल बी पनिश विद डिस्क्रिप्शन विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years बट इट में एक्सटेंड टू 10 years। और फिर वो कह रहा है एंड इफ ऑफेंस बी कमिटेड शैल ऑल्सो बी पनिश विद दिस फॉर दैट ऑफेंस एज इफ द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाय सच पर्सन हिमसेल्फ। वो किसी बच्चे को हायर कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है, एंगेज कर रहा है, तो उसकी लाइबिलिटी होगी इतने साल की। पर उस हायर, एंगेजिंग और एम्प्लॉयमेंट के उसमें अगर वो क्या कर देता है, कोई ऑफेंस कर देता है, तो जो उस ऑफेंस की पनिशमेंट होगी उस ऑफेंस के लिए भी वो क्या होगा, लाइबल होगा। और हम कह रहे हैं हायरिंग, एम्प्लॉइंग, एंगेजिंग और यूजिंग अ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और पोर्नोग्राफी भी इसी सेक्शन में कवर किया जाएगा। चाइल्ड कितने से कम होना चाहिए? नहीं, 18 से कम होना चाहिए। चाइल्ड तो 18 से ही कम होता है ना। तो ये न्यू प्रोविजन है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। 96 जो है प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड, दैट इज 366A। पहले, ये पहले का 366A है आईपीसी का, प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड। किडनैपिंग में लिखा जाता था ये पहले, देखो। और अब यहां पर इन्होंने चाइल्ड कर दिया है, पहले वहां पर था माइनर गर्ल। whoever by any means whatsoever induces any child, पहले था minor girl, to go from any place or to do any act with intent that child may be knowingly likely such child force seduce to illicit intercourse with other person, तो वो किसके लिए liable होगा? 10 years and shall also be liable to fine। प्रोक्यूरेशन का मतलब कोई बता सकता है मुझे? yes, what do you mean by procuration? जल्दी बताओ, प्रोक्यूरेशन का मतलब? और कुछ? बिल्कुल ठीक कहा है, अपने साथ रखना, ठीक है, अपने साथ लेके जाना, अपने साथ ले ही जाना, ठीक है ना, तो प्रोक्यूरेशन। चलिए, तो बस वो आपको कह रहे हैं कि अगर आप किसी बच्चे को अपने साथ लेके जा रहे हो, और मैं आपको फिर बता देती हूँ कि इस सेक्शन में चेंज आया है। पहले यहाँ पर माइनर गर्ल हुआ करता है, अब यहाँ पे क्या हो गया है? चाइल्ड। और पहले वहाँ पे लिखा था माइनर गर्ल अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, पर अब चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। सिंपल सी बात है। अब तो चाइल्ड में दोनों आ रहे हैं। हमें चाइल्ड की डेफिनेशन दी है ना, कहाँ पे दी है? टू क्लॉज क्या कह रहा है? राइट, आ जाओ नेक्स्ट। किडनैपिंग और abducting चाइल्ड अंडर 10 years of age with intent to steal it from its person, जो कि पहले 369 था। ये सब पेपर में आते नहीं थे, इसलिए हम पढ़ते भी नहीं थे। किडनैपिंग और abducting child under 10 years of age with intent to steal from its person, whoever kidnap or abducts any child under the age of 10 years with the intention of taking dishonestly any movable property from the person of such child। आपने किसी बच्चे को जो कि 10 साल से कम है उसको किडनैप कर लिया है, क्योंकि आप जिसका वो बच्चा है उससे कोई मूवेबल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो आपको कितने साल की सजा हो जाएगी? 7 years and shall also be liable to fine। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। और मुझे ना एक बहुत बड़ी कमी नज़र में आ रही है भारतीय न्याय संहिता में, कि ये लोग ने ना सिस्टमैटिक के चक्कर में बच्चे को ये तो समझाया नहीं पहले किडनैपिंग, एब्डक्शन, क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट क्या होता है, उन्होंने सेक्शन नंबर पहले लिख दिए हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। अब आपको ये तो, अब वो तो आपको पता है कि चलो किडनैपिंग एब्डक्शन कुछ होता होगा, बट किडनैपिंग एब्डक्शन पहले हमें पढ़ाना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा ना व्हाट इज किडनैपिंग एब्डक्शन। तो मुझे ये भारतीय न्याय संहिता में सबसे बड़ी कमी नज़र में आई है कि आपने पहले क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट और ये सब डाल दिया है, और उनकी एक्सप्लेनेशन पीछे दी हुई है। चलो, सेलिंग चाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एक्सेट्रा।
पहले ये 372 था, पहले ये 372 था। सेलिंग चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, पहले माइनर था, अब चाइल्ड कर दिया है। Whoever sells or lets to hire otherwise dispose any child with intent that such child at any age be employed for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person for any unlawful or immoral purpose, knowing it to be likely that such child at any age be employed shall be liable with 10 years and with fine. कि किसी आप 18 साल से कम के बच्चे को सेल कर रहे हो। एक्सप्लेनेशन 1 देख लो। व्हेन अ फीमेल अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स इज सोल्ड लेट फॉर हायर दिस, हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि वो हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, हमने उसको जो 18 साल से कम के बच्चे को जो है वो सेल कर दिया है। नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इलिसिट इंटरकोर्स मीन्स इंटरकोर्स बिटवीन पर्सनस नॉट यूनाइटेड बाय मैरिज। ऑब्वियसली शादी नहीं हुई है, बट क्या कहते हैं कि इलिसिट इंटरकोर्स है, दिस, बात खत्म। बहुत ज़्यादा आपको इसको डिटेल में नहीं पढ़ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 99 लास्ट सेक्शन फॉर द डे, आ जाओ इस पे, जो कि 373 है। मैं आपको फिर बता रही हूँ एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बाइंग चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, पहले आप चाइल्ड को क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे, अब आप चाइल्ड को क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो। बस इसकी पनिशमेंट देख लेना, बात खत्म। बस खरीदना बेचना ये सब, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि मैं कल से आपको ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी कराऊं या पहले जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो करा दूं। बॉडी करा दूं, साथ साथ चलते रहें। चलो ऐसा कर लेते हैं। आप अपने स्टडी मटेरियल से केस लॉ पढ़ते रहना, बट अभी तक जितना हमने किया इनके केसेस को इतने ज़रूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थे उसके मैंने आपको पहले बता ही दिए। राइट, तो आपका आज का काम ये है कि आप ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के इनिशियली 4 सेक्शन पढ़ के आएंगे, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मर्डर में हमारी काफ़ी क्लासेस जाएंगी, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में, पर फिर भी आप चलो पढ़कर आओगे। और एक दूसरी कहानी ये भी है कि आपको जो है वो ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको क्वेश्चन आज दिया है वो आप लिख कर लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे भी आपको थोड़ा बहुत लिखना, एविडेंस के साथ रिलेट करके सब कुछ आप पूरा जो है इसको लिख कर लेकर आएंगे अच्छे से। राइट, ये आपका होमवर्क है, और फिर मैं कल इसे चेक करूँगी और मैं आपको फिर बता देती हूँ। आपको इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ रिलेट करके लिखना है, ठीक है ना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बर्डन ऑफ प्रूफ और लाइबिलिटी और क्या प्रिजम्पशन हम रेज करेंगे, सब कुछ। ठीक है, तो हम कल मिलेंगे। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि सब कुछ क्लियर है, तो ठीक है, हम सेशन को वाइंड अप करते हैं एंड विल मीट टुमारो। जल्दी बताओ। राजस्थान के लिए जो एलिजिबल है वो फॉर्म भर देना प्लीज़। जल्दी बताइए। ओके, टेक केयर।